आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। शिवसेना का आज यौम तासीस, दोनों धड़ों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद। संजय राउत ने कहा उनकी पार्टी है काफी मजबूत। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में सयाहों की जान बचाते हुए शहीद आदिल हुसैन के घर की दोबारा तामीर। एकनाथ शिंदे ने अपना वादा किया पूरा। रियासती हुकूमत को हिंदी जबान से मुताल्लिक पॉलिसी करनी चाहिए वाज़ेह। एनसीपी एसएपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले का मुतालबा। अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक को पायलट कैप्टन क्लाइव कुंद्रा की आज मुंबई में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। और खबर तफसील से, शिवसेना आज अपना 59वां यौम तासीस जोश व खरोश के साथ मना रही है। दोनों धड़ों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मुंबई के माथुगा इलाके में एक शानदार तकरीब का इनकाद किया जा रहा है, जहां शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे खिताब करेंगे। तवक्को की जा रही है कि वो न सिर्फ महाराष्ट्र और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करेंगे, बल्कि उन अनासिर पर भी शदीद तनकीद करेंगे जिन्हें पार्टी गद्दार करार देती है। तकरीब में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से बड़ी तादाद में शिव सैनिक पहुँच चुके हैं। इस मौके पर संजय राउत ने कहा कि ये पार्टी का 59 साल पुरानी है और बहुत से जख्म झेले हैं और आज भी झेल रही है, फिर भी मजबूती के साथ हम खड़े हैं। देखिए, आज पार्टी का 59वां स्थापना दिन है। हमारे पार्टी शिवसेना को जो बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापन की 59 साल पहले, 59 ईयर बैक, ये बहुत बड़ा ऐसा एक पल्ला है। किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन को इतने साल राजनीति में सक्रिय रहना, यह अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है हमको जूनियर है, भारतीय जनता पार्टी हमसे जूनियर है, बहुत सी पार्टियां हैं जो हमारे बाद राजनीति में आई है, लेकिन शिवसेना को 59 साल हो गए। इस पूरे कार्यकाल में हमारे ऊपर बहुत संकट आए, संकट हमने झेले हैं, घाव झेले हैं, तभी ये पार्टी खड़ी है। अभी भी घाव चल रहे हैं, अमित शाह घाव कर रहे हैं ना, वहां से पार्टी तोड़ो, ये तोड़ो, विधायक तोड़ो, एमपी तोड़ो। ये आप मेरा आह्वान है, ये आप करते रहिए, लेकिन हम फिर भी जिंदा रहेंगे। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। वो न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की मदद करते हैं, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ज़रूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं रहते। आपको बताते चलें कि एकनाथ शिंदे ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले में सयाहों की जान बचाते हुए शहीद होने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद दी थी। साथ ही उन्होंने आदिल के खस्ताहाल मकान को दोबारा तामीर कराने का यकीन दिलाया था। अब पहलगाम में आदिल हुसैन के घर की दोबारा तामीर हो रही है। एकनाथ शिंदे ने अपने हालिया कश्मीर दौरे के दौरान कहा था कि आदिल की बहादुरी और इंसानियत की मिसाल पूरे मुल्क के लिए मशअल राह है। मुल्क उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। जी, ये जो महाराष्ट्र के हमारे डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी थी हमारे पास। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने फिर यहाँ पे जब आके देखा तो हमारे मकान की जो है कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो फिर उन्होंने उस टाइम अनाउंस किया था, कुछ पैसे भी दिए थे और मकान का भी बनाने का उन्होंने बोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मकान आप देख सकते हो, मकान काफ़ी हद तक तैयार भी हो चुका है और उनका जो है कंस्ट्रक्शन मतलब चल रहा है।
तो हम जो है मतलब मैं अपनी तरफ से अपनी फैमिली की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि उनको मतलब यहाँ पे कोई लालच नहीं की उन्होंने या किसी चीज़ की उनको यहाँ पे हमसे कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई वोट नहीं था उनको देना नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, तो उन्होंने बिला लालच जो है हमें ये चीज़ मतलब यहाँ पे दी, मकान दिए, बना के दिया। मैं उनका बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। और एनसीपी एससीपी एमपी सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत भर के स्कूलों में हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने के मुबैना इक़दाम पर वजाहत फराहम करे। सुले ने कहा कि इस पर कोई वजाहत नहीं है, मेरी दरख्वास्त है कि महाराष्ट्र हुकूमत इस बात की वजाहत करे कि असल में पॉलिसी क्या है। Statement. 3 languages, there is no clarity. Let the government make a clear, I request Maharashtra government to take a proper press conference and make a clear clarification of what really the policy. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कारकुनों ने प्राइमरी तालीम में 3 जबानों की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर भांडुप मुंबई में एमएनएस लीडरों ने हिंदी किताबों को नजर आतिश कर दिया। रियासती हुकूमत की तरफ से 17 जून को जारी करदा एक जीआर के तहत रियासती बोर्ड में पहली से 5वीं जमात के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी ज़बान करार दिया गया था। नई तरमीम के मुताबिक तलबा हिंदी या किसी दूसरी ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान को भी अपनी तीसरी ज़बान के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। ताहम सियासी जमातों और महाराष्ट्र साहित्य परिषद जैसी अदबी तंजीमों ने इस पॉलिसी के खिलाफ अपनी मुखालफत का इजहार करते हुए कहा कि इसमें हिंदी को एक लाजमी मजमून के तौर पर पेश किया गया है। इतक्या सगळं जबरदस्त आंदोलन मराठी या विषयावर असून सुद्धा माननीय राज ठाकरे साहेबांनी सरकारला पत्र दिलं आणि मराठी भाषा ही पहिलीपासून 5वीपर्यंत सक्तीची करू नका हे सांगितलं असताना देखील आणि सगळे मराठी जेवढे मराठी प्रेमी आहेत या महाराष्ट्राच्या जनतेने सांगितलं तर सरकारने तशी आश्वासन देखील दिलं होतं की आम्ही मराठी सक्तीची करणार नाही, परंतु तरी देखील शाळांमध्ये आजपासून हा सगळा कुठला तर खोटेपणा त्यांच्यासमोर दाखवून आज शाळेला एक पहिलीपासून पुन्हा एकदा हिंदी ही भाषा सक्तीची किंवा हिंदी शिकवायची अशा पद्धतीचं त्या लोकांनी शिक्षण सुरू केलेलं आहे आणि याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहिला विरोध करते आणि म्हणून ही हिंदीची पुस्तकं जी आमच्याकडे आली त्या पुस्तकं जाणत नाही आहेत, परंतु त्या पुस्तकाचा देखील मान ठेवून त्याचा नक्की ती पानं जी आहेत ती आम्ही जाळतोय आणि हा सरकारला निषेध, हा सरकारला जाहीरपणे आम्ही कांग्रेस की साबिक लीडर और साबिक वज़ीर आला वसंत दादा पाटिल की पोती जयश्री पाटिल ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जयश्री पाटिल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। जयश्री पाटिल गुज़श्ता एक असम्बली इंतखाबात में टिकट न मिलने पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। कहा जा रहा है कि जयश्री पाटिल की बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें किसी अहम ओहदे पर फायज किया जा सकता है। निलंबित करण्यात आलं तर पक्षातून निलंबित करण्यात आल्यानंतर आपण कुठल्या पक्षात जायचं हा आपण सर्वांनी विचार केला आणि त्यासाठी मी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ यांना मध्ये 2दा भेटले होते आणि ते कामासाठी भेटले होते दुसऱ्या, पण त्यांचं जे नेतृत्व आहे आणि त्यांची जी बोलण्याची पद्धत आहे भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झालेला आहे। मी त्यांचं अतिशय मनपूर्वक भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वागत करतो आणि मला प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितलंय म्हणून मी घोषणा करतो की त्यांच्यासोबत ज्या ज्या लोकांची नावं नंतर घेतली जाणार आहेत त्या सगळ्यांचाही प्रवेश भारतीय जनता पक्षामध्ये झालेला आहे। आता फक्त फॉर्मली त्यांना नंतर आपण त्यांच्या गळ्यामध्ये आपला दुपट्टा टाकू। त्यामुळे उपस्थित सगळ्यांचं भारतीय जनता पक्षामध्ये मी अतिशय मनपूर्वक स्वागत करतो। खरं म्हणजे आपल्याला सर्वांना याची कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये वसंतदादा पाटील एक असं व्यक्तिमत्व होऊन गेलं की ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून तर महाराष्ट्राला नेतृत्व देण्यापर्यंत।
اور 12 جون کو احمد آباد سے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہونے والی ایئر انڈیا کی پرواز کے کو پائلٹ کیپٹن کلائیو کنڈرا کی آج ممبئی میں آخری رسومات انجام دی گئی۔ ممبئی کے سیوڑی کرسچن قبرستان میں آخری رسومات انجام دی گئی۔ اس موقع پر سوگواروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اصل میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے کلائیو ممبئی میں مقیم تھے۔ ان کے والد آف شور رگز پر کام کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ایئر انڈیا میں کیبن کرو ممبر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کلائیو نے ہوائی بازی کی صنعت میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان واپس آنے سے پہلے فلوریڈا میں اپنی کمرشل پائلٹ کی تربیت مکمل کی تھی۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کی فلائٹ کے المناک حادثے میں اپنی جان کی بازی ہارنے والے 26 سالہ کیبن کرو ممبر روشنی سنگھارے کی آخری رسومات ممبئی کے قریب واقع اس کے آبائی شہر ڈومبیولی میں ادا کی گئی۔ روشنی کا جسد خاکی پہنچنے پر علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے نم آنکھوں سے روشنی کو وداعی دی۔ اور ریاستی حکومت نے مہاراشٹر میں 41 لاکھ سے زیادہ تعمیراتی کارکنوں کو ضروری اشیاء اور حفاظتی آلات پر مشتمل 2 کٹس کی تقسیم کو منظوری دی ہے۔ ضروری کٹ 10 اشیاء پر مشتمل ہوگی اور حفاظتی کٹس میں تعمیراتی مزدوروں کے لیے 13 اشیاء شامل ہوں گے۔ مہاراشٹر بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن اور کوز ویلفیئر بورڈ کٹس تقسیم کرنے کا کام کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات نے کہا کہ 21 جون تک کوکن، گوا اور مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ ممبئی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو دارالحکومت کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا، یہاں تک کہ اس ہفتے ہونے والی شدید بارش نے سڑکوں، ریلوے اسٹیشنوں اور شہر کے کچھ حصوں میں پانی بھر دیا ہے۔ नमस्कार, मैं शुभांगी बुते बात कर रही हूँ प्रादेशिक मौसम विभाग मुंबई से। ऑफ शोर जो एक्टिव हो गई है, इसके चलते पूरे कोंकण में हम लोग देख रहे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके चलते पालघर और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका इम्पैक्ट जो सबब से उसमें ज़्यादा होने की संभावना है मुंबई इलाकों में। बाकी ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जानकारी के लिए प्रादेशिक हवामान विभाग की वेबसाइट को विजिट करें। और राहुल गांधी के 54वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खराज पेश किया है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी बयानात में राहुल गांधी के आईनी इक़दार, समाजी इंसाफ और कमज़ोर तबक़ात के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि राहुल गांधी को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद। जो चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है वो आईनी इक़दार से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और उनकी करोड़ों अफराद के लिए गहरी हमदर्दी है, जिनकी आवाज़ अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। आपके अमल में हमेशा कांग्रेस के इस नज़रिए की झलक मिलती है जो कसरत में, वहदत में, हम आहंगी और हमदर्दी पर मबनी है। आपका ये मिशन कि सच को इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए और आखिरी फ़र्द का साथ दिया जाए, हमारे लिए मशाल राह है। मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनों की जानिब से राहुल गांधी की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। और भाई एक नज़र डालते हैं राहुल गांधी की इब्तिदाई और सियासी ज़िंदगी पर। राहुल गांधी की पैदाइश 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुई। राहुल गांधी ने शुरुआती तालीम नई दिल्ली और देहरादून में हासिल की, फिर होम स्कूलिंग की गई। अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन 1991 में फ़ोन की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बाइस फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज मुंतकिल हुए, जहां 1994 में BA मुकम्मल किया। बाद 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी ने लंदन की कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में भी काम किया। 2004 में पहली मर्तबा अमेठी से MP मुंतखब हुए। 2007 में उन्होंने कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और इंडियन यूथ कांग्रेस यानी NSUI की जिम्मेदारी संभाली। 2013 से 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और 2017 से 2019 तक कांग्रेस सदस्य भी रहे। 2019 में वायनाड केरल से जीत हासिल करके नायब लीडर हाउस मुंतखब हुए। साथ ही 2024 में रायबरेली पार्लिमानी हल्के से भी जीत हासिल की।
जून 2024 में वो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर हुए। 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़यादत की, जो बेरोजगारी और अदम मसावात के खिलाफ एहतजाजी तहरीक थी। तकरीबन 2 माह तक ये तहरीक जारी रही। इस तहरीक ने बहुत हद तक राहुल गांधी की शबीह बदल दी और वो एक सुलझे हुए सियासी लीडर के तौर पर उभरे। उनकी पहचान एक अलग तरह से बनने लगी। उनके ज़ेर क़यादत कांग्रेस पार्टी ने 2024 के इंतखाबात में मजबूत कारकर्दगी दिखाई और मोदी हुकूमत के 10 साल बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पर सामने आई। मार्च 2023 में एक तौहीन अदालत मामले में सजा और रुकनियत की मुअत्तली का सामना हुआ, तहम अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी और लोकसभा की रुकनियत भी बहाल कर दी गई। एक ऐसे दौर में जहां मोदी हुकूमत की ईडी और सीबीआई के डर से ज्यादातर लीडरों ने खामोशी इख्तियार की, तहम राहुल गांधी ने डंके की चोट पर आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी की अडानी और अंबानी से दोस्ती और उनको फायदा पहुंचाने के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और बाकी लीडरों को भी पैगाम दिया, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र भारत ने ईरान में फंसे अपने शहरियों के इनखला का अमल तेज कर दिया है। आज सुबह तेहरान से 110 भारतीय शहरियों को लेकर एक खुसूसी परवाज दिल्ली पहुंची। इनखला किए गए अफराद में ज़्यादातर तलबा शामिल थे। इन लोगों ने इंडियन सफारत खाना और हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही। ईरान और इसराइल के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों के इनखला का अमल तेज कर दिया गया है। आज सुबह सवेरे तेहरान से 110 भारतीय शहरियों को लेकर एक खुसूसी परवाज़ दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतरी। इनमें अक्सरियत उन तलबा की थी जो तेहरान और दीगर शहरों में तालीम हासिल कर रहे थे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। इस दौरान कई तलबा ने कहा कि पिछले चंद दिनों से हालात गैर मामूली तौर पर ख़राब हो गए थे। शहर में सायरन की आवाज़ें मामूल बन चुकी थीं और कई बार यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी। हमें हिदायत दी गई कि घरों में रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालात उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर सिटीज़ लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो ख़राब ही थे। आपने तो देखा होगा न्यूज़ में। तलबा ने भारतीय सिफारत खाने की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने इंतहाई दबाव वाले हालात में भी जल्द अज जल्द इनखला के इंतजाम किए। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। कुछ तलबा ने कहा कि भारतीय सिफारत खाने की तरफ से मुसलसल राब्ते में रहने से हमको हौसला मिला, हमें ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने में मदद दी गई और इनखला की परवाज़ के लिए रहनुमाई भी फराहम की गई। Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot. And when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like
मैं अपनी माँ को देख रहा था. जस्ट भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा किया हमारे लिए, बहुत हमारी हेल्प आउट किया उन्होंने, हमें सही टाइम पे सही वक्त पर हमें निकाल लिया. ये बहुत जो है ना हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे घर वालों के लिए भी. और हम जो है सारे बच्चे हम उम्मीद में थे कि कोई हमारे लिए आएगा और हमें लेकर जाएगा. हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए. ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर. सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प अस अ लॉट. वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, और एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं. वहाँ पे हालात खराब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया. तो हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहां पर. पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे. लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल था. और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा. तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में. तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी. तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाला. एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच. जराये के मुताबिक ईरान में अब भी कई भारतीय शहरी मौजूद हैं, जिनमें कारोबारी अफराद, तलबा और मजहबी ज़ायरीन शामिल हैं. भारतीय सिफारत खाना उन तमाम अफराद के साथ करीबी राब्ते में है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है. So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened a 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. जैसे जैसे ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव में इजाफा हो रहा है, खित्ते के दीगर ममालिक और आलमी बिरादरी की नजरें इस तनाज़े पर जमी हुई हैं. इनखला की यह कार्रवाई न सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक अहम कदम है, बल्कि ये इस बात की भी अक्कासी करती है कि गैर मुल्की सरजमीन पर बहरान की सूरत में हुकूमत किस तरह अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाती है. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई. मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब.